हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एजुकेशन एरिना पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं VLSI का चैप्टर नंबर 3, जो कि है हमारा जे टैग। ओके, ये यूनिट नंबर 2 है हमारा। तो यूनिट नंबर 2 में का हम लोग चैप्टर नंबर 3 आज देखने जा रहे हैं, जे टैग। ओके, तो जे टैग होता क्या है, और देखिए ये जो क्वेश्चन है स्पेशली ये आता है 5 to 6 मार्क्स के लिए। मैं आपको ये भी बता देता हूँ 5 to 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोग इसको पूरा कर लेते हो तो देखिए इसमें बेसिकली पूछा क्या जाता है, व्हाट इज़ जे टैग, एंड अगेन उसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि प्लीज़ राइट एंड प्लीज़ ड्रॉ इट्स आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आपको उसका सबसे पहले तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है कि जे टैग होता है क्या है। अगेन उसके बाद उसका आर्किटेक्चर क्या होता है आपको वो भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग जे टैग भी देखेंगे, उसका आर्किटेक्चर भी देखेंगे। अगेन उसके जो सब मॉड्यूल्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं हम लोग वो भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि टैब कंट्रोलर क्या होता है, अगेन रजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, बाउंड्री स्कैनिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई जे टैग यूज़ किस लिए करते हैं। ठीक है, आप पढ़ तो रहे हो, बट जे टैग का यूज़ किस लिए करते हैं, किस लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले होता है क्या है, बेसिकली वो उसको हम लोग बाद में देखते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। बेसिकली जे टैग इज़ यूज टू वेरीफाइंग डिज़ाइन एंड टेस्टिंग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो जब आपका कोई सर्किट बोर्ड होता है या फिर पीसीबी होता है, जब मैन्युफैक्चर हो जाता है, मैन्युफैक्चर देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया था, सबसे पहले सारे के सारे टेस्टेबिलिटी हमने देखा है। प्रीवियस चैप्टर में हमने टेस्टेबिलिटी देखा था, आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, कोई भी अगर आपको कंट्रोलर बनाना है या फिर कोई भी अगर डिवाइस अगर आपको बनाना है तो उसके पहले आपको पूरी पूरी टेस्टिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले तो आपके पास उसका एक प्लान होना चाहिए कि आपको क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, किस तरीके क्या क्या चीज़ें होने वाली है। ठीक, वो होने के बाद जब आपका पूरा पूरा मैन्युफैक्चर हो गया, मैन्युफैक्चर होने के बाद आपको उसको फिर से करना पड़ता है टेस्ट। तो उसको टेस्ट करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जे टैग का। ठीक है, जे टैग का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को वेरीफाई कर सके, उसका डिज़ाइन और उसकी टेस्टिंग कर सके। तो ये कामों के लिए हम लोग जे टैग का यूज़ करते हैं। तो देखिए जे टैग का फुल फॉर्म क्या होता है। जे टैग इज़ एन एक्रोनीम फॉर जॉइंट टेस्ट एक्शन ग्रुप। ये एक जॉइंट टेस्ट एक्शन ग्रुप ये होता है। तो इसके अंदर ना ग्रुप है, ये एक ग्रुप है जिसके अंदर जितने भी टेस्टिंग होती हैं या फिर टेस्ट का एक्शंस होता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें वो जॉइंट टैग एक्शन ग्रुप में ही किया जाता है। ठीक, तो अगर उसको देखेंगे, अ नेम फॉर द ग्रुप फॉर द पीपल दैट डेवलप द IEEE 1149.1 स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड के अंदर एक ग्रुप था जिन्होंने ये जे टैग का डेवलपमेंट किया था। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट इसलिए किया गया था कि भाई कोई अगर हमारा सर्किट बोर्ड अगर तैयार हो रहा है तो उसके बाद भी उसके अंदर कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें या फिर उसकी टेस्टिंग कर सकें। तो इसलिए जे टैग का यूज़ किया गया है। सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड है। उसके बाद आता है द फंक्शनलिटी यूजुअली ऑफर्ड बाय जे टैग। तो भाई जे टैग तो हम पढ़ रहे हैं, उसका फुल फॉर्म भी देख लिया, उसको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है वो भी हमने देख लिया, लेकिन उसकी फंक्शनलिटी क्या होती है, मतलब वो फंक्शन क्या करता है। तो फंक्शन उसका ये है कि जे टैग का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डीबग एक्सेस कर सकते हैं और बाउंड्री स्कैनिंग कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हम लोग इससे कर सकते हैं। जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हो, फंक्शनलिटी यूजुअली ऑफर्ड बाय जे टैग इज डीबग एक्सेस थ्रू यूज़र डेटा रजिस्टर। उसके अंदर आर्किटेक्चर में जब हम लोग देखें तो डेटा रजिस्टर, यूज़र डेटा रजिस्टर हमको मिलेगा। तो यूज़र डेटा रजिस्टर का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डीबग कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या फॉल्ट है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें। मतलब अगर प्रोग्रामिंग में अगर आप देखते हैं ना, तो लाइन बाय लाइन ना, जब आपके प्रोग्राम में कोई एरर आता है तो क्या बोलता है, दो चीज़ें बोलता है। एक तो डीबग आप कर लो, डीबग करोगे तो जहाँ पे भी आपको कोई फॉल्ट रहेगा उस पर्टिकुलर लाइन पे आपको फॉल्ट दिखता है, या फिर आपको पता चल जाएगा कि इधर क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो उसको डीबग करने का भी एक्सेस हमको मिलता है। अगेन उसके साथ में बाउंड्री स्कैनिंग भी होती है। तो बाउंड्री स्कैन का इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि अगर समझ जाइए कि कहीं पे आपके सर्किट बोर्ड में कोई लाइन गया है, तो वो लाइन में कोई प्रॉब्लम है, समझिएगा आप एसी, अगर आप एसी सप्लाई कर रहे हैं तो एसी सप्लाई में क्या होता है, आपको एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 mm का उसका विड्थ होना चाहिए। अगर आप लोग उसको 0.5 या फिर 0.1 विड्थ के अगर लाइन में अगर आप लोग एसी पास करोगे तो क्या होगा भाई, वो फॉल्ट है, एक तरीके का फॉल्ट है कि आप उतने उतने पतले लाइन में आप एसी सप्लाई नहीं कर सकते हो। तो कम से कम वो 1 mm या फिर 1.5 या फिर 2 mm का तो भी होना चाहिए उसका विड्थ। ठीक है, तो बाउंड्री स्कैनिंग वगैरह वो भी हम लोग देखेंगे डिस्क्रिप्शन में क्या होता है।
तो ठीक है, दो चीज़ें हमने देखी, डीबग किया जा सकता है और बाउंड्री स्कैनिंग हम लोग देख सकते हैं। उसकी फंक्शनलिटी ये होती है कि बाउंड्री स्कैन करता है और डीबग करता है। तो डीबग एक्सेस क्या होता है, इज़ यूज्ड बाय डीबगर टूल्स। ये एक डीबगर का एक टूल होता है टू एक्सेस द इंटरनल ऑफ द चिप्स। जो भी इंटरनल्स ऑफ द चिप्स होती हैं उनको एक्सेस करने के लिए, जैसे कि रजिस्टर्स हो गए, रजिस्टर्स का हम लोग इंटरनली यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। और सम कंट्रोल बिट्स, जो भी उसके अंदर कंट्रोल बिट्स रहेंगे हम लोग उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, ताकि हम लोग उसको डीबग कर सकें। वाइल मेकिंग इट्स फंक्शनलिटी अवेलेबल एंड मॉडिफाइबल। जब भी उसकी फंक्शनलिटी को हम लोग चेक करेंगे तो उसको अवेलेबल एंड मॉडिफाइबल बनाने के लिए हम लोग डीबग का एक्सेस यूज़ करते हैं, ताकि भाई हम लोग हर एक चीज़, हर एक लाइन पे क्या है क्या नहीं है, सारे के सारे वो पीसीबी को हम लोग डीबग कर सके। उसके लिए हम लोग डीबग एक्सेस का यूज़ करते हैं। एक बार फिर से आप लोग डेफिनेशन देख लीजिएगा। डीबग एक्सेस का मतलब क्या होता है, इज़ यूज्ड बाय डीबगर टूल। डीबगर टूल्स के इससे हेल्प यूज़ किया जाता है टू एक्सेस द इंटरनल्स ऑफ द चिप। चिप के जो इंटरनल चिप के अंदर, ठीक है, आपका एक चिप है, उसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होंगे, बहुत सारे कंट्रोल बिट्स होंगे, उनका यूज़ करने के लिए, ठीक है, उनको एक्सेस करने के लिए हम लोग डीबग एक्सेस का यूज़ करते हैं। डीबग, ठीक है, लाइक रजिस्टर्स का यूज़ करने के लिए, सम कंट्रोल बिट्स का यूज़ करने के लिए। वाइल मेकिंग इट्स फंक्शनलिटी अवेलेबल एंड मॉडिफाइबल, ताकि उसकी जो फंक्शनलिटी को अवेलेबल एंड मॉडिफाइबल बनाने के लिए हम लोग डीबग एक्सेस का यूज़ करते हैं। तो हमको अवेलेबिलिटी किसकी मिल रही है, फिर मॉडिफाइबल किसका मिल रहा है, हमको रजिस्टर्स और सम कंट्रोल बिट्स की अवेलेबिलिटी मिल जा रही है, जिसके थ्रू हम लोग उस पर्टिकुलर पीसीबी को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, डीबग कर पा रहे हैं। ठीक है, आई होप इजी टू अंडरस्टैंड था डीबग एक्सेस क्या होता है। और जे टैग भी हमको समझ में आ गई भाई, जे टैग क्या होता है, उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, उसकी फंक्शनलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई। ठीक है, आई होप अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से इतना पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद डीबग एक्सेस देख लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि बाउंड्री स्कैन क्या होता है। ठीक, तो boundary scan is used to implement hierarchical scan to the larger subsystems, control primary input and observe primary outputs for the scan test coverage improvement। अब क्या होता है, जैसे कि आपके पास बहुत बड़े बड़े अगर सिस्टम्स हैं तो उसमें क्या होगा, जैसे कि हायरार्की होता है। सपोज ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच था, इसमें से दो ब्रांच आ गए। अब इसमें से क्या होगा, इसमें से और दो ब्रांच आएंगे, इधर और दो ब्रांच आएंगे, फिर इसमें और, तो इस तरीके का ना हायरार्की होता है। तो ये हायरार्की में क्या होता है कि आपके पास ना बहुत सारे इनपुट्स हो जाएंगे या फिर बहुत सारे आउटपुट्स हो जाएंगे। तो इसके अंदर होता है क्या है कि भाई आपको हर एक चीज़ को आपको स्कैनिंग करनी है। अब इतना सारा ये रहेगा तो भाई मैं हर एक लाइन पे तो जाकर उसको स्कैन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए क्या किया जाता है, बाउंड्री स्कैन लगा दी जाती है। जब बाउंड्री स्कैन लगा दी जाती है तो सपोज ये जितने भी बाउंड्रीज हैं तो हर एक बाउंड्री का स्कैन हो जाएगा कि अगर कहीं पे कुछ फॉल्ट है तो फॉल्ट हमको वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसको बस स्कैन टेस्ट कवरेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री स्कैन का यूज़ करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। बाउंड्री स्कैन इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट हायरार्की स्कैन। हायरार्की स्कैन जो होता है उसको करने के लिए काम में लिया जाता है। और जहाँ पे लार्जर सब सिस्टम्स होती है ना, जैसे कि एक सिस्टम है उसके अंदर क्या होगा और दो तीन मल्टीपल सब सिस्टम्स होती हैं, तो उस तरीके के सिस्टम को स्कैन करने के लिए ना बहुत डिफिकल्टी होती है। तो इसलिए हम लोग बाउंड्री स्कैन का यूज़ करते हैं। वहाँ पे बाउंड्री स्कैन लगा देंगे तो ऑटोमेटिक जितने भी सब सिस्टम्स रहेंगे उनको भी स्कैन कर लेता है। कंट्रोल प्राइमरी इनपुट एंड ऑब्जर्व प्राइमरी आउटपुट्स, तो आप कुछ इनपुट प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ में आपको कुछ ना कुछ तो आउटपुट मिलेगा स्कैनिंग टेस्ट कवरेज इंप्रूवमेंट के फॉर्म से। ठीक है, उसको कितना कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो सारी चीज़ें आपको पता चल सकती है बाउंड्री स्कैन लगाने पे। ठीक है, बाउंड्री स्कैन भी हमने कवर कर लिया, ये भी ईजी है। अगर आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एल्स मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से सिंपली अगर आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स बना सकते हैं। आप अपने वर्ड में अगर लिखना चाहते हो अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, जिस हिसाब से आपको सूटेबल हो समझने के लिए। ठीक है, आई होप ये भी बाउंड्री स्कैन भी क्लियर है। उसके बाद कंपोनेंट्स आते हैं, तो कंपोनेंट्स को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं जे टैग का आर्किटेक्चर। तो जे टैग का जो आर्किटेक्चर है, तो इधर आप देख सकते हैं ये जे टैग का आर्किटेक्चर है। ये सा मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, वेरी सिंपल। तो देखिए उसका आर्किटेक्चर में आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए सेंटर में ना आपका आ जाएगा कोर लॉजिक, जहाँ पे सारी की सारी फंक्शनलिटी होती है। ठीक है, अब फंक्शनल डिज़ाइन विद पी इनपुट्स एंड क्यू आउटपुट्स। तो जब भी आप कोई अगर सिस्टम को अगर टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, टेस्ट करोगे या फिर उसकी फंक्शनलिटी टेस्ट करोगे, तो आपको करना क्या पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ तो इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप कुछ इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। अब इसमें होने क्या वाला है, आप इनपुट तो प्रोवाइड कर दो तो ये है ना एक लूप चलेगा। ठीक है, ये पूरा ऐसे लूप चलेगा, लूप चल के इधर तक फिर से आएगा, फिर से ये इधर से इनपुट जाएगा, और जो भी फीडबैक आता है ना, फीडबैक के प्रोसेस पे
वो क्या करेगा, यहाँ पे आपको जो टैप कंट्रोल है, टैप कंट्रोल के यहाँ से आपको सिग्नल्स मिलेंगे। तो इस सिग्नल्स आप कैप्चर करना, तो आप इस सिग्नल्स को कैप्चर भी कर सकते हैं और आप वहाँ से आउटपुट अपना डिटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ से भी आपका आउटपुट ले सकते हैं कि भाई मेरी जो बाउंड्री स्कैनिंग है वो सही थी कि नहीं थी, अगेन डीबग सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, डीबग करके आप पता कर सकते हैं कि भाई कहाँ पे फॉल्ट था, कहाँ पे क्या एरर है, वो सारी चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपको एक बीच में एक मेन चीज़ बनाना है, एक कोर लॉजिक बना लेना है, एक बड़ा सा बॉक्स जहाँ पे आपको कोर लॉजिक लिखना है, फंक्शनल डिज़ाइन विद पी इनपुट्स एंड आउटपुट्स। आपने इतना लिख दिया तो आपको ये समझ में आ गया कि इस साइड में आपके इनपुट्स हैं और इस साइड में आपके आउटपुट्स हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए, आपको जितने बॉक्सेस बनाने हैं, तो देखिए पी नंबर तक है, ठीक है, एन नंबर तक है, तो आप एन नंबर तक इनपुट ले सकते हो और एन नंबर तक आप आउटपुट भी ले सकते हैं। ठीक, तो ये ऐसे बना दीजिए, 3 बॉक्स इधर, 3 बॉक्स इधर, और उसका जो एक्शन रहेगा वो इधर से इधर जाता है। ठीक, इधर से इधर जाएगा, तो ये कोर लॉजिक के साथ में कनेक्टेड है। उसके ऊपर से बाउंड्री स्कैन गया है, तो बाउंड्री स्कैन इधर से रहेगा। अगेन उसके नीचे आपको करना है क्या है, नीचे और 2 ऐसे बॉक्सेस बना लेनी है, और उसके बीच में बाईपास रजिस्टर आ जाएगा, डिवाइस आईडी का रजिस्टर आ जाएगा और यूज़र डेटा रजिस्टर आ जाएगा। तो ये 3 रजिस्टर्स आपको यहाँ पे लिखना है। जस्ट उसके नीचे आपको इंस्ट्रक्शन डिकोडर और उसके नीचे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR बना लेना है। ठीक, तो आपने ये बना लिया। जैसे इसके बीच में 3 आए थे, इसके बीच में आपके 2 आ जाएंगे। ठीक, इसके बीच में आपके बाईपास रजिस्टर आ गया, डिवाइस आईडी रजिस्टर आ गया, यूज़र डेटा रजिस्टर आ गया, और इन दोनों बॉक्सेस के बीच में आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आ जाएगा। ठीक, और आपको बस इतना करना है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन डिकोडर है ये दोनों जगहों पे जाता है, इस ब्लॉक पे भी जाता है, इस ब्लॉक पे भी जाता है, और उसके बीच में आपके बाईपास रजिस्टर, डिवाइस आईडी रजिस्टर और यूज़र, देखिए ये जितने भी रजिस्टर्स हम लोग डिफाइन करेंगे, बट हम लोग इन सारे रजिस्टर्स को अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक, तो ये पूरे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा कि इंस्ट्रक्शन डिकोडर का क्या काम होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो इसको तो हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे। अगेन यूज़र डेटा रजिस्टर्स क्या होता है, डिवाइस आईडी रजिस्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद टैप कंट्रोलर हो गया, तो टैप कंट्रोल भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, वेरी इजी है, कोई इतना हार्ड नहीं है। ये बड़ा एक अलग से चैप्टर बन जाता है, इसलिए इसको हम लोग अलग चैप्टर में देखेंगे, दूसरे चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद यहाँ से टैप जो है, ये यहाँ से हमारे पास 4 आउटपुट मिल रहा है, TDI मिल रहा है, TCK मिल रहा है, TMS मिल रहा है और TDO मिल रहा है। तो इनको भी हम लोग देखेंगे कि ये TDI क्या होता है, TCK क्या होता है, TMS क्या होता है, TDO क्या होता है। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया आपका एक बेसिक सा आर्किटेक्चर। ठीक है, मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी एक इमेज लेके मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भाई कंपोनेंट्स। ओके, उसके बाद हम लोग कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या। अभी हम लोग जे टैग में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो जे टैग में सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है टेस्ट एक्सेस पोर्ट, TAP कहते हैं। जैसे टैप कंट्रोलर होता है वैसे TAP होता है, टैप एक्सेस पोर्ट। तो ये भी हम लोग देखेंगे डिस्क्रिप्शन इसका। उसके बाद आता है आपका टैप कंट्रोलर। टैप कंट्रोलर हम लोग अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक बन जाएगा, तो इसको हम लोग अगले चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है रजिस्टर्स। अब आपके पास रजिस्टर्स कौन कौन से, आपके पास आ जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, जिसको हम लोग इसी चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, उसके बाद आता है आपके पास डेटा रजिस्टर, बाईपास रजिस्टर, बाउंड्री स्कैन रजिस्टर्स, डिवाइस आईडी रजिस्टर्स, ये ऑप्शनल होता है, और डेटा रजिस्टर यूज़र, या फिर आप कह सकते हैं यूज़र डेटा रजिस्टर, ये भी ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, इसको अलग वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद 4th पॉइंट जो है आपका वो होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ओके, तो ये सारे चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, ये टैप आप लोग देख लें, टैप कंट्रोलर एक इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें रजिस्टर्स में आपके पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर, इसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये ऑप्शनली होता है, वैसे इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन पूछा तो नहीं जाता, बट हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेंगे। तो ये आपके जे टैग के कंपोनेंट्स हो गए। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी कवर करेंगे। ओके, तो उसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे टैप। ओके, टेस्ट एक्सेस पोर्ट। तो टेस्ट एक्सेस पोर्ट क्या होता है, इधर हमने लिखा हुआ है। तो ये होता है, इट इज़ एन इंटरफेस यूज्ड बाय जे टैग कंट्रोल। ये एक इंटरफेस होता है जो कि जे टैग के थ्रू यूज़ किया जाता है। द IEEE स्टैंडर्ड डिफाइंस 4 मैंडेटरी टैप सिग्नल्स एंड 1 ऑप्शनल TRST सिग्नल्स। तो टैप कंट्रोलर में आपके पास 4 मैंडेटरी सिग्नल्स मिल जाते हैं, जो कि है TDI, TDO, TCK, TMS, और एक होता है TRST जो कि टेस्ट रिसेट होता है। तो ये एक ऑप्शनल होता है, तो इसकी हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो अगर आर्किटेक्चर देखे होंगे तो आर्किटेक्चर में आप लोग ये देख सकते हैं कि टैप कंट्रोलर से हमको 4 आउटपुट मिल रहे थे। तो ये 4 आउटपुट कौन सी थी मेरी, TDI थी, TCK था, TMS था, और TMS था, TDO था। ठीक है, ये 4 मेरे थे।
तो ये 4 मेरे पास इधर भी हैं। तो हम लोग इसी को इसका ही देखेंगे कि हर एक इसका क्या फंक्शन क्या होता है, ठीक। तो इधर जो TDI है उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं टेस्ट डेटा इनपुट। तो इनपुट से यही पता चलता है कि हम लोग कुछ ना कुछ तो सीरियली कुछ इनपुट टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू फीड डेटा सीरियली टू द टारगेट। तो जो भी आपका टारगेट रहेगा उस टारगेट पे सीरियली कुछ इनपुट प्रोवाइड करना है, फीड करना है, तो उस टाइम पे TDI पोर्ट का यूज़ होता है। उसके बाद आता है आपका TDO। ये O का मतलब आउटपुट है कुछ, तो भी टेस्ट डेटा आउटपुट। इट इज़ यूज टू कलेक्ट डेटा सीरियली फ्रॉम टारगेट। तो टारगेट से सीरियली डेटा को हमको डेटा को कलेक्ट करना है। उसके बाद आता है TCK, टेस्ट क्लॉक। इट इज़ द क्लॉक टू द रजिस्टर्स। तो जो भी रजिस्टर्स होते हैं उनके लिए क्लॉक होता है, क्योंकि हर एक चीज़ अगर कोई भी चीज़ अगर आप कोई भी फंक्शन कर रहे हैं तो इट ऑलवेज रिक्वायर्स टाइम, उसको टाइम लगता ही है, ठीक है। तो टाइम भी इंटरनल रहेगा कि कितने टाइम में क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ आपको देखनी पड़ती है। उसके बाद होता है TMS, टेस्ट मोड सिलेक्ट। तो इसके अंदर भी मोड्स होते हैं। टेस्ट कंट्रोल से टैप कंट्रोल स्टेट ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, ये होता है। उसका ऑप्शनल में TRST होता है, जो कि आप बेसिकली देख सकते हैं कि टेस्ट रीसेट। अगर आपको टैप कंट्रोल को रीसेट करना है तो आप इस पिन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिग्नल दे देंगे तो आप टैप कंट्रोलर को रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका टैप कंट्रोलर। तो टैप कंट्रोलर हम लोग इस चैप्टर में नहीं देखेंगे, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा काफ़ी बड़ा लेक्चर बन जाएगा। तो हम लोग इसको देखेंगे दूसरे चैप्टर में, ठीक है। तो टैप कंट्रोल हम लोग इसमें नहीं देख रहे हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ओके। उसके बाद आता है हमारे पास रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स में से हमने बोला था कि हम लोग सबसे पहला कवर करेंगे क्या, हम लोग सबसे पहला कवर करेंगे उसमें से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स क्या होते हैं, देखिए उसका बेसिकली एक डायग्राम भी बना के रखा हुआ है। तो कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई या फिर कंपेयर कर सकते हैं, ताकि अंडरस्टैंडिंग में ईजी जाए, ठीक। द पर्पज़ ऑफ द IR टू शिफ्ट द इंस्ट्रक्शन थ्रू TDI हमने देखा था क्या था, इनपुट था, ठीक है। सीरियली इनपुट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट डेटा इनपुट एंड हैविंग प्रोविजन टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन टिल अ न्यू इंस्ट्रक्शन इज फुली शिफ्टेड इन। तो जैसे क्या होता है ना, एक स्टोर करने के लिए, सपोज आपने कोई डेटा है आपके पास, सपोज A, ठीक है। एक काम करते हैं, इधर सपोज मैंने A पास कर दिया, ठीक है। अब ये A मैंने पास किया है तो A को स्टोर करना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने B पास किया। तो B पास जब मैं करूँगा तो A क्या होगा, A मेरे पास सीरियली मेरे को मिल गया। अब उसके बाद उसी रजिस्टर्स में होल्ड रजिस्टर में मेरा फिर B सेव हो जाएगा। फिर अभी मेरे को डेटा किस फॉर्म में मिला, पहले A मिला, फिर B मिला, उसके बाद जब मैं C प्रोवाइड करूँगा फिर मेरे को C मिलेगा। तो क्या करेगा, एक को स्टोर करेगा, जब नया डेटा आएगा तो जो पुराना वाला था उसको आगे भेज देगा और उसकी जगह पे नया वाला डेटा आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है, होल्ड हो जाएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स। आपको पता होगा शिफ्ट रजिस्टर कैसे काम करता है, नहीं पता है तो वो हम लोग उसके ऊपर भी देख लेंगे कि शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है। शिफ्ट रजिस्टर का मतलब यही होता है कि आपके पास ऑलरेडी एक पहले से कोई ना कोई तो रजिस्टर में डेटा स्टोर्ड है, और शिफ्ट रजिस्टर यही करेगा कि अगर आपने उधर कोई डेटा अगर डाला है तो क्या करेगा, होल्ड रजिस्टर्स में तो वो डेटा को शिफ्ट कर देगा और उसके जगह पे नया डेटा होल्ड में चला जाएगा, ठीक। ये उसका काम होता है, यानी कुछ शिफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ आप शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, आप लोग किसी चीज़ को अगर भेज रहे हैं तो उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं शिफ्ट करना। और बेसिकली वो रजिस्टर है तो रजिस्टर के तौर से काम करेगा, उस पर्टिकुलर बीट को शिफ्ट करेगा, ठीक, वो हो गया। उसके बाद टाइपिकली एन IR हैज़ 2 रजिस्टर्स। IR के पास 2 रजिस्टर्स होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, एक होल्ड रजिस्टर होता है और एक शिफ्ट रजिस्टर होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स के पास 2 रजिस्टर्स होते हैं, होल्ड रजिस्टर और शिफ्ट रजिस्टर्स। इनसाइड शोन बिलो, इस तरीके से होता है। द होल्ड रजिस्टर स्टोर्स द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन एंड द शिफ्ट रजिस्टर इज यूज टू शिफ्ट इन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विदाउट अफेक्टिंग द प्रीवियस वन, ठीक है। होल्ड रजिस्टर का काम क्या है भाई, वो पर्टिकुलर जो भी डेटा रहेगा, वो जो इंस्ट्रक्शन रहेगा उसको स्टोर करके रखेगा, ठीक है, स्टोर करके रखा। शिफ्ट रजिस्टर का काम क्या है कि बिना किसी अफेक्शन के, होल्ड रजिस्टर को बिना डिस्टर्ब किए हुए, वो इधर एक रजिस्टर में कोई ना तो कोई तो डेटा आएगा, कोई बीट आएगा, और उसके बाद इसको बिना अफेक्ट किए वो अपने पास रखेगा। जब होल्ड रजिस्टर में से कुछ डेटा निकल रहा है, कुछ बाईपास हो गया, फिर क्या करेगा, शिफ्ट रजिस्टर उस पर्टिकुलर डेटा को होल्ड रजिस्टर में शिफ्ट कर देगा, ठीक है। शिफ्ट कर दिया, अब क्या होगा, सीरियली आपको क्या मिलेगा, ABCD, जैसे मैंने आपको बताया ABCD के फॉर्म में आपको डेटा मिल जाएगा, ईजी है। उसके बाद देखिए इधर क्या होता है कि इनपुट्स भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जैसे कि शिफ्ट IR होगा,
कैप्चर आईआर होगा, अपडेट आईआर होगा, टीसीके होगा, टीडीआई होगा। तो इधर से आपने कुछ ना कुछ तो इनपुट तो प्रोवाइड कर दिया। अब शिफ्ट रजिस्टर का शिफ्ट आईआर का क्या काम रहेगा भाई, अगर आपको कोई डेटा अगर शिफ्ट करना है तो आप यहाँ से प्रोवाइड करोगे, वो उसको शिफ्ट कर देगा और होल्ड रजिस्टर से आगे भेज देगा। कैप्चर आईआर क्या करेगा भाई, उस पर्टिकुलर चीज़ों को होल्ड करके रख लेगा। अपडेट क्या करेगा कि अपडेट रजिस्टर पे जब भी आप अगर इनपुट दोगे तो उसको अपडेट कर देगा कि भाई अभी होल्ड में क्या है और शिफ्ट में क्या है, उसको अपडेट करेगा। टीसी की क्या है, क्लॉक है, तो वो क्लॉक पे हर एक सारे के सारे जो भी आपके डिवाइस होते हैं कंट्रोल होता है, क्लॉक होना ही होना है। टीडीआई क्या है, ये आपका एक सीरियली इनपुट आप यहाँ से प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। सिंपल सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगेन उसके बाद देखिए इधर क्या है, टू इंस्ट्रक्शन डिकोडर, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर रहेगा यहाँ से इनपुट उसको जाएगा। इधर ये रहेगा आपका टीडीओ, ये क्या है, टेस्ट डेटा आउटपुट, इधर से आपको आउटपुट मिलेगा और ये डिकोडर को आपका आउटपुट जाएगा, डिकोडर को इनपुट जाएगा। और यहाँ पे 3 जो होते हैं, ये होता है कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम टैप कंट्रोलर। टैप कंट्रोलर से ये सारे सिग्नल्स आपको मिलते हैं और इन्हीं को आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका टॉप व्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इस तरीके से आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दिखता है। ओके, क्लियर, आई होप क्लियर है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन डिकोडर। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर में क्या होता है, ये भी बेसिकली इंस्ट्रक्शन डिकोडर को इनपुट कहाँ से मिल रहा है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से ही इंस्ट्रक्शन डिकोडर को इनपुट मिलेगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आईआर इज फेड टू द डिकोडर, वही मैंने जो आपको बताया वही है, फेड किया गया है डिकोडर लॉजिक में, विच सिलेक्ट्स द डेटा रजिस्टर इन द जे टैग। तो जे टैग में जो भी डेटा रजिस्टर रहेगा उसको सिलेक्ट करेगा। इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द डेटा रजिस्टर वी लोड द आईआर विद द कॉरस्पॉन्डिंग ऑप कोड and the instruction decoder suppose for example अगर वी हैव 2 डेटा रजिस्टर, अगर हमारे पास 2 डेटा रजिस्टर्स हैं, DR1 हो गया एंड DR2 हो गया एंड 4 बिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स इन आर जे टैग। अब देखिए अगर हमारे पास ये है तो अभी हमको ये भी तो पता चलना चाहिए कि भाई कौन सा डेटा रजिस्टर है, ये कौन सा डेटा रजिस्टर, जैसे कि हमने यहाँ पे DR1 किया, DR2 किया। भाई मैं तो उस पर्टिकुलर डिवाइस को मैं इनपुट दे रहा हूँ, बट डिवाइस भी तो बताना चाहिए ना कि भाई यही इनपुट है और यही आउटपुट है। तो इसमें होता क्या है, सो वी असाइन ऑप कोड टू दी डेटा रजिस्टर्स। हमको पता चलने के लिए कि भाई कौन सा डेटा रजिस्टर कौन सा है और ये वाला डेटा रजिस्टर कौन सा है। हमने तो यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन दे दी है कि ये 1 है ये 2 है, बट जब सिस्टम के अंदर गया कुछ चीज़ ऐसी होती है कि प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाती है, कुछ चीज़ों का प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। तो उस टाइम पे कभी कभार ऐसा हो सकता है कि भाई DR2 हमारा पहले एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन मैंने DR1 दिया था, तो मैं DR2 को एज अ DR1 तो ट्रीट नहीं कर सकता। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक ऑप कोड प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमको पता चल सके कि भाई DR1 मैंने दिया था तो DR1 ही आया, DR2 दिया तो DR2 ही, ये पर्टिकुलर डेटा DR2 का है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ों को डेटा रजिस्टर को हम लोग एक ऑप कोड प्रोवाइड कर देते हैं। तो इधर आपको बताया गया, सो वी विल असाइन ऑप कोड टू द डेटा रजिस्टर्स। तो डेटा रजिस्टर को हम लोग ऑप कोड दे देंगे ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके एंड स्पेसिफाई द सेम टू द आईआर। तो हम लोग इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स को भी सेम स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि DR1 रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको ऑप कोड दे देंगे 4 और उसको हम लोग एक वैल्यू दे देंगे B0010। तो इधर आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि B0010 ही देना है, कुछ भी लिख सकते हो। बट हाँ, ये दोनों के बीच में ना यूनिक होनी चाहिए, जैसे कि ये 10 है तो ये 11 हो जाए, ये अगर 13 है तो 14 हो जाए, अलग दे दो, ये 1 है तो ये 2 हो जाए, उस तरीके से आप लोग दे सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग उसको ऑप कोड प्रोवाइड कर देंगे ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि भाई जो भी डेटा आया है डिकोडर के अंदर वो आइडेंटिफाई, उसको ऑप कोड दे दिया और ये हमारा आउटपुट आया है, ठीक है। तो इतना ही था। तो हमने आज के चैप्टर में देखा कि जे टैग क्या होता है, हमने उसका आर्किटेक्चर देखा। आर्किटेक्चर देखने के बाद हमने उसके कंपोनेंट्स देखे। कंपोनेंट्स के अंदर हमने मेन जो टॉपिक्स थे वो हमने टैप कवर किया। टैप कंट्रोल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। रजिस्टर्स में से हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स देखा और इंस्ट्रक्शन डिकोडर देखा, ठीक है। आई होप अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम इंटरव्यू के एग्ज़ाम में अगर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, जे टैग क्या होता है, जे टैग का आर्किटेक्चर बताओ, जे टैग का कंपोनेंट क्या होता है, या फिर आपसे पूछ लिया कि रजिस्टर्स उसमें का बताओ, तो रजिस्टर्स आप लोग ऐसे बता सकते हैं। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स क्या होते हैं। वैसे बेसिकली आपसे ये चीज़ें तो नहीं पूछी जाती हैं, डेटा रजिस्टर, बाईपास रजिस्टर, ये आपको आर्किटेक्चर में ही लिखना पड़ता है। अगर आप लोग इसको डिस्क्राइब अगर करना चाहते हो तो आप लोग कमेंट में डाल देना, तो इसके ऊपर भी हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन में निकाल लेंगे। वैसे मेरे हिसाब से कि इनका डिस्क्रिप्शन निकाल के मैं आपको एक नोट्स के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ईजी एंड सिंपल हो जाएगा आपको भी एग्ज़ाम में लिखने के लिए। वैसे बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आपका आता है 5 to 6 मार्क्स,
ओके, अगर आर्किटेक्चर के साथ में आता तो 100% गारंटी की वो आराम से आपसे पूछ लेगा करीब 8 मार्क्स के लिए। ओके, आपसे वो 8 मार्क्स के लिए पूछेगा। मेरा अपना पहला पेज कहाँ गया? ओके, ये अपना पहला पेज है। तो 5 to 6 तो मैंने बोला है यहाँ पे, बट अगर आर्किटेक्चर भी अगर पूछ लेता है तो आराम से 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो जेटैक समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, ओके। और एक चीज़ है, अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर करें, जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकता है वीडियो को उतना शेयर करें। ओके, ताकि आपके दूसरे जो है दोस्त हैं उनको भी हेल्प हो ये सारे टॉपिक समझने में। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।